नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को दो प्रशासनिक विभागों के रूप में भारत में याद किया जाता है, तो दोनों विभागों के रूप में हम देखने का काम करेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि आखिर लॉर्ड कैनिंग को भारतीय समाज में भारतीय समाज सुधारक के रूप में आखिर जाना जाता है, तो क्यों जाना जाता है, इन सारे चीज़ों का डिटेल्स हम सब चर्चा करने वाले हैं। तो लॉर्ड कैनिंग के बारे में देखते हैं कि लॉर्ड कैनिंग दो रूपों में शासन करता है। दो रूप कौन कौन से होते हैं? तो पहला रूप इसका होता है गवर्नर जनरल के रूप में, जो कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में इसे जाना जाता है, और दूसरा प्रथम वायसराय के रूप में इसे जाना जाता है। आप समझ में आया कि क्या कहना चाह रहा हूं? तो कहने का तात्पर्य था लॉर्ड कैनिंग प्रथम व्यक्ति थे जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था जो वायसराय के रूप में भी काम किया था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, जिसका पूरा नाम चार्ल्स जॉन कैनिंग था, इन्होंने भारत में गवर्नर जनरल के रूप में 1856 से 1858 अर्थात 2 वर्षों के लिए इन्होंने किस रूप में काम किया था? तो गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था। वहीं पर 1858 से 1862 अर्थात 4 वर्षों के लिए इसने गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय के रूप में कार्य किया था। और ये वायसराय के रूप में क्राउन शासन की शुरुआत किसने किया था? तो क्राउन शासन की शुरुआत इसी ने शुरू किया था लॉर्ड कैनिंग के समय में। लॉर्ड कैनिंग के समय में भारत में विख्यात विद्रोह होता है। वो कौन सा विद्रोह होता है? तो 1857 का सैनिक विद्रोह होता है। इसलिए इसे इस रूप में भी याद किया जाता है कि वो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके समय 1857 की क्रांति का विद्रोह होता है। तो कौन सा गवर्नर जनरल था 1857 की क्रांति के विद्रोह के समय? तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है ना? लॉर्ड कैनिंग इस समय क्या था? गवर्नर जनरल था। याद रखना है कि 1857, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे आप देखेंगे कि 1858 तक ही क्या था? गवर्नर जनरल था। तो 1858 से पहले ही ये क्रांति हो जाती है, इसलिए इसे गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई क्रांति कहा जाता है। वायसराय के कार्यकाल में हुई क्रांति नहीं कहा जाता है। याद रखने वाली पॉइंट है। ठीक है ना? तो ये किसके शासनकाल में होते हैं? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में होता है। भारत में प्रथम सैनिक क्रांति लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में होता है। अन्य इनके द्वारा किए हुए कार्यों को भी देखने का हम कार्य करने वाले हैं। लॉर्ड कैनिंग के समय की प्रमुख घटनाओं की बात करेंगे तो लॉर्ड कैनिंग की घटनाओं को हम दो रूपों में बांट करके समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना? तो इसके दो रूपों में कैसे बांटेंगे? तो पहली रूप में बांटते हैं कि 1857 की क्रांति से पहले लॉर्ड कैनिंग द्वारा किस प्रकार से व्यवस्था चलाई जाती है, और दूसरी 1857 के बाद की जो क्रांति होती है उसके बाद अंग्रेजी शासन की नीति किस प्रकार से बदली जाती है, भारतीयों के प्रति किस प्रकार से सावधानी बरती जाती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि लॉर्ड कैनिंग के राजनीतिक कार्य क्या थे। लॉर्ड कैनिंग ने कि भारत आने से पहले ही अवध का विलय हो चुका था। आप कहेंगे अवध का ही विलय हुआ था? नहीं, झांसी, अवध, सतारा, इन सारे जो रियासतें थे, इन सारे रियासतों का विलय लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही हो चुके थे। ठीक है ना? तो इसी के जब विलय हो गया था अवध का, और अवध के जो तालुकदार थे, अवध के जो राजा थे, अवध के जो सैनिक थे और जो किसान थे, वो क्या हो गए थे? अंग्रेजी शासन से नाराज चल रहे थे। और यही नाराजगी जो था सम्मिलित परिणाम 1857 के सैनिक विद्रोह के रूप में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध दिखाई देता है। लॉर्ड कैनिंग के राजनीतिक कार्यों में सबसे अवध प्रमुख कारण था। अवध सबसे प्रमुख कारण क्या था? अवध का असंतोष होना, अवध के किसानों, सैनिकों और वहाँ के शासक के द्वारा सैन्य अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष की भावना 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण सहयोग किया था। 1857 के विद्रोह का सामना करने के लिए इन्होंने क्या किया था? तो 1857 की क्रांति का विद्रोह के सामना करने के लिए इन्होंने किसने? तो लॉर्ड कैनिंग ने बहुत ही सैनिक विद्रोह को दबाने के लिए इन्होंने अपने सेना को संगठित किया, अपने सेना को संगठित किया और वफादार सैनिकों को बुलाया था। ठीक है ना? साथ ही साथ जब 1857 की क्रांति हो जाती है
तो उसे दबाने के लिए ते वफादार सैनिक को बुलाता ही है। लेकिन 1857 की क्रांति जब हो जाती है तो उसके बाद ये अपने सेना में किसकी कटौती करता है, तो बंगाल की सेना की कटौती कर देता है और पंजाब और सिखों की अधिक से अधिक बहाली करता है। कहा भी जाता है कि वो कौन सा विद्रोह था जिस विद्रोह के उपरांत अंग्रेजी शासक द्वारा सिख और गोरखों का अधिक से अधिक बहाली किया गया था। तो कौन सा विद्रोह था? 1857 की क्रांति का विद्रोह था। इस विद्रोह के बाद बंगाल सेना अर्थात शेष भारत की सेना को का अनुपात घटा दिया गया था और अंग्रेजों द्वारा सिख और गोरखों का अधिक से अधिक अपनी सेना में बहाली किया गया था, क्योंकि पंजाब के सिख और गोरखे और नेपाल के जो गोरखे थे, इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था, अर्थात ये अंग्रेजी शासन के वफादार बने रहे। इसीलिए बाद में इन्हीं संगठन के लोगों का अधिक से अधिक सेना में बहाली किया गया था और कहा जाता है कि 5-2 का अनुपात कर दिया गया था। कितना अनुपात किया गया था? 5-2 का अनुपात। 5-2 अर्थात 5 यदि भारतीय सेना होंगे तो इसमें क्या होगा? 2 अफसर क्या रहेंगे? अंग्रेज रहेंगे। ये पहले चली आ रही थी, लेकिन जब 1857 की क्रांति होती है तो इसे घटा करके 2-1 कर दिया जाता है। 2-1 अर्थात 2 भारतीय सेना के प्रति एक ब्रिटिश सैनिक अधिकारी इसकी निगरानी के लिए रखा गया था। अर्थात ये जब 1857 का विद्रोह होता है उसके बाद सैनिक की जो कार्य प्रणाली होती है, प्रशासन की प्रणाली होती है, उस पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन करके सिख और गोरखों का अधिक से अधिक बहाली किया जाता है और भारतीय सेनाओं का अनुपात को कम कर दिया जाता है। 1857 की जब देखेंगे 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटेन ने समझ लिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन करने के काबिल नहीं है। इसीलिए उन्होंने 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का विलय करके समाप्त करके उसके जगह में 1858 में भारत शासन अधिनियम कंपनी को समाप्त करके किसका लाया गया था? भारत शासन अधिनियम को लाया गया रहा था और इस प्रकार अब जो था भारत का शासन सीधे ब्रिटिश सम्राट के अधीन हो गया था। अर्थात अब जो भारत में कानून बनते थे वो ब्रिटेन के पार्लियामेंट द्वारा पास होता था और भारत में उसके वायसराय द्वारा भारतीय भूभाग में लागू कर दिया जाता था। अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि 395 अनुच्छेद जो आज के वर्तमान समय में जो भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेद है, उनमें से 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो यथावत ब्रिटेन के पार्लियामेंट द्वारा पारित किए गए कानूनों का ही यथावत आज के भी भारतीय संविधान में लागू कर दिया गया। तो आप कह सकते हैं कि आज भी भारतीय संविधान का 75% हिस्सा जो है किसके नियम कानूनों से चलता है? ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित नियम कानूनों के द्वारा ही वर्तमान समय में भारतीय शासन व्यवस्था भी चली आ रही है, क्योंकि जब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में 1858 के द्वारा भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत की शासन व्यवस्था ब्रिटेन के अधीन हो गया था, तो ब्रिटेन अपने हिसाब से पार्लियामेंट में कानून पारित करता और वो कानून को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया करता था भारत में। वही इम्प्लीमेंटेशन की क्रिया भारत में 1857 तक चली आ रही थी, चलती ही रही थी। 1947 तक, जब तक देश आज़ाद नहीं हो गया तब तक चली रही। अब जब देश आज़ाद हो जाता है उसके बाद जो संविधान निर्मात्री सभा होते हैं उन्होंने जब उन कानूनों का निरीक्षण किया तो देखा इनकी आवश्यकता भारतीय संविधान में आज भी है। इसीलिए अधिकांश कानूनों को उन्हीं कानूनों को यथावत अपने भारतीय संविधान में भी शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे कि इसके कैनिंग के द्वारा कौन कौन से और कार्य किए जाते। भारत का वायसराय जब बन करके ये बनाया जाता है, कौन? 1858 के बाद लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया जाता है। किस शासन अधिनियम के तहत? तो भारत शासन अधिनियम के तहत 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत जब भारत की शासन व्यवस्था ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो जाता है तो भारत का प्रथम वायसराय कौन बनता है? लॉर्ड कैनिंग। इस प्रकार गवर्नर जनरल से डायरेक्ट उसका प्रमोशन कह सकते हैं कि डायरेक्ट उसका प्रमोशन किस पर हो जाता है? तो वायसराय के रूप में हो जाता है। किसका? लॉर्ड कैनिंग का। लॉर्ड कैनिंग का प्रमोशन किस में होता है?
वसराय के रूप में होता है। और इस प्रकार से भारत का प्रथम वसराय होता है लॉर्ड कैनिंग। इससे स्पष्ट है कि अब भारत केवल व्यापारिक और उपनिवेशिक प्रदेश ही नहीं है, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। किसके कानून के तहत? 1858 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत अब भारत सिर्फ ब्रिटेन के एक व्यापारिक उपनिवेश ही न होकर के ब्रिटेन का एक क्या था, ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक साम्राज्य घोषित हो गया था। इसीलिए अब यहाँ भी सारे नियम कायदे कानून ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित होकर के चलाए जाने लगे थे। भारतीय रियासतों के प्रति नई नीति भी अपनाई गई थी। कौन सी नई नीति अपनाई गई थी? 1857 के विद्रोह से अंग्रेजों ने सीखा कि सभी भारतीय शासकों को दुश्मन बनाना ठीक नहीं है। इसीलिए कैनिंग ने रियासतों के प्रति अपेक्षाकृत नरम नीति अपनाया था। कौन सी नरम नीति अपनाया था भाई? तो डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स, जिसे व्यक्तिगत सिद्धांत की नीति कहा जाता है, जिसमें डलहौजी ने कहा था कि जिन राजाओं का अपना पुत्र नहीं होगा वो उस राजा की मृत्यु के बाद वो साम्राज्य स्वतः ही अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा। उस सिद्धांत पर इसने क्या किया था, उस पर थोड़ी कमजोर कर दिया था, उसे थोड़ा व्यवहारिक कर दिया था और कह दिया था रियासतों को कि यदि दत्तक पुत्र लेने का आप चाहते हो तो आप दत्तक पुत्र लो और अपने राजा घोषित करो, जो कि पहले ऐसा करना बंद कर दिया था। किसने? तो डलहौजी ने। किस नीति के तहत? डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स नीति के तहत, अर्थात व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत जिस राजा का पुत्र नहीं होगा वो शासन की मृत्यु के बाद वो सत्ता स्वतः ही अंग्रेजी साम्राज्य में विलय हो जाएगा। इस पर थोड़ी कमी कर दिया था और राजाओं को इसने कहा कि यदि आपका अपना पुत्र नहीं है तो आप अपने दत्तक पुत्र किसी दूसरे के पुत्र को भी लेकर के राजा घोषित करो, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। इससे क्या हुआ? रियासतों को अंग्रेजों का जो असंतोष था वो संतोष में बदलने लगा और अंग्रेजों का सहयोगी बनना उचित समझा। यही तो वजह था कि इसके बाद जो अंग्रेजी रियासतें थी वो अंग्रेजों का सहयोगी बन जाता है। और नहीं तो दत्तक पुत्र के अधिकार जब छीना गया था व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी के शासन में, तो जितने भी भारतीय रियासतें थी वो सभी के सभी अंग्रेजी शासन से क्या थे? खपा थे, असंतोष थे, उसे नुकसान पहुंचाने के लिए जबरदस्त विद्रोह कर रहे थे। लेकिन जब लॉर्ड कैनिंग ने इस पर रियायतें दे दी, छूट दे दिया कि ठीक है, जिन राजाओं का अपना पुत्र नहीं है वो दत्तक पुत्र लेकर के भी शासन चला सकता है, तो उसके बाद राजाओं के द्वारा अंग्रेजों को क्या दिया गया था? सहयोग किया जाने लगा। यही सहयोग अंग्रेजों को अधिकतम दिन तक भारत में शासन करने पर सबसे बड़ा शक्ति सिद्ध होता है। की बात करेंगे कि प्रशासनिक कार्य कौन कौन से थे, तो भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा जो था सबसे बड़ा प्रशासनिक परिवर्तन किया जाता है। सबसे बड़ा प्रशासनिक परिवर्तन क्या किया जाता है इसके द्वारा? तो इसके द्वारा किया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके किसका शासन शुरू होता है? तो ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट शासन शुरू होता है। और इस प्रकार से इंग्लैंड में भारत का सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया का पद सृजन किया जाता है और इसकी सहायता के लिए इंडियन काउंसिल एक्ट बनाई जाती है और भारत में गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगता है। इस प्रकार से भारत में इंग्लैंड में भारत का एक सचिव बैठने लगता है, जिसे प्रथम सचिव मार्लो मिंटो के नाम से जाना जाता है। मार्लो मिंटो सुधार इसके बाद हम लेकर आने वाले वीडियो हैं, तो उसमें आपको फिर दिखाई देंगे कि मार्ले मिंटो सुधार जो था ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो ये कार्य करता है भारत में भारत के सचिव जो इंग्लैंड में बैठा होगा व्यक्ति वो, और जो भारत में इंग्लैंड का गवर्नर होगा वो, इन दोनों के बीच में पत्राचार होगा। मतलब इन दोनों के बीच में एक संदेश वाहक का कार्य होगा और उन्हीं संदेश के वाहक के निर्णयों के द्वारा भारत में शासन करने की पद्धति शुरू की गई। किस अधिनियम के द्वारा? तो
1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा शुरू किया गया। इस अधिनियम के प्रशासनिक इतिहास में एक नया इस अधिनियम के द्वारा भारतीय इतिहास में क्या होता है, एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। किस अधिनियम के द्वारा? 1857 की क्रांति के बाद भारत शासन अधिनियम 1858 के अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रशासनिक इतिहास में नए युग का आगमन। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 अधिनियम क्या कहता है? तो लॉर्ड कैनिंग के समय इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पारित किया जाता है। किसके समय पारित किया जाता है? लॉर्ड कैनिंग के समय इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पारित किया जाता है। इसका मुख्य प्रावधान होता है गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार करना, कानून निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों को शामिल करना और प्रांतों को कुछ सीमा तक विधायी शक्तियां प्राप्त प्रदान करना। मद्रास और मुंबई को फिर से कुछ विधायी अधिकार दे दिए जाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय अधिनियम प्रशासन में जो केंद्रीकरण की पद्धति आज तक चली आ रही थी, उस केंद्रीकरण पद्धति को क्या कर दिया जाता है? भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा विकेंद्रीकरण किया जाता है। विकेंद्रीकरण किस माध्यम से? तो प्रांतों को और नगर निगम को क्या करके कानूनी अधिकार दे करके इसका विकेंद्रीकरण किया जाता है। माने शक्तियों का कुछ प्रयोग कौन कर सकता है? प्रांतों की ग्राम पंचायत, जिसे प्रांत पंचायत कहते हैं, और निगम इसके अधिकारों का उपयोग करने का अधिकारी हो जाता है। इस प्रकार अधिनियम का विकेंद्रीकरण होता है। विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण समझ में आ रहा है ना? केंद्रीकरण माने सत्ता चलाने वाला एक व्यक्ति, और विकेंद्रीकरण मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण होना, माने कि उस सत्ता का केंद्र बिंदु एक होगा, लेकिन उसकी चलाने के नियम के कायदे कानून, उसकी पद्धति जो है एक से अधिक शाखाओं में जाकर के बांटा जाता हो, वे नियम क्या कहलाते हैं? विकेंद्रीकरण कहलाता है। इसी कड़ी में 1861 के अधिनियम की कड़ी में ही कैनिंग ने प्रशासन में पोर्टफोलियो नियम शुरू किया था। कैनिंग ने क्या नियम शुरू किया? पोर्टफोलियो क्या था? पोर्टफोलियो समझ रहे ना? आज भी आप पढ़ते होंगे ना कि भारत में इतने मंत्रियों को पोर्टफोलियो दिए। पोर्टफोलियो सिस्टम के द्वारा मंत्री बनाया गया, मतलब कि इसका अर्थ था परिषद के अलग अलग सदस्यों को अलग अलग विभाग सौंपे जाना। अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग विभाग जब दिया जाएगा, जैसे वित्त विभाग किसी एक व्यक्ति को, सेना विभाग एक व्यक्ति को, कानून विभाग दूसरे व्यक्ति को, गृह विभाग किसी दूसरे व्यक्ति को यदि दिया जाएगा, इस प्रकार से एक विभाग का यदि एक व्यक्ति होगा तो उसकी जिम्मेवारी भी वो व्यक्ति का होगा जिससे सौंपा जाएगा। इस प्रकार से प्रशासन अधिक व्यवस्थित और जिम्मेदार बनेगा, और इससे होता क्या है? इससे भारतीय शासन प्रणाली जो है सुदृढ़ होती है, क्योंकि जब किसी विभाग को किसी व्यक्ति के लिए जिम्मेदार बनाया जाता है तो व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है कि अपने विभाग के प्रति ईमानदारी पूर्वक कानून के को ध्यान में रखते हुए जो कानून कहता है उसके अनुसार अपने विभाग का संचालन करेगा। इस प्रकार से पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत किसके अंतर्गत होती है? 1861 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत होती है। इसी के अंतर्गत उच्च न्यायालय अधिनियम भी पारित किया जाता है। किसके अंतर्गत? 1861 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 पारित किया जाता है, और इसमें इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 पारित होती है। और इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होता है, जो कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया था। अब उसमें क्या किया जाता है? परिवर्तन करके कलकत्ता, मुंबई, मद्रास जैसे उच्च न्यायालयों की स्थापना की जाती है, और पुराने सर्वोच्च न्यायालय और जो सदर अदालतें होती है, जो जिला अदालतें होती है, उसको मिलाकर के न्यायिक व्यवस्था की जाती है। उसको मिलाकर के एक नई न्यायिक व्यवस्था की जाती है। इससे क्या होता है? इससे आधुनिक भारत में आधुनिक न्यायिक संरचना के विकास में महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। आज हमारे सामने जो न्यायिक प्रणाली जो दिखाई देती है, इन सारे न्यायिक प्रणाली का जन्मदाता कौन है? तो
1861 के भारत शासन अधिनियम, इसी के तहत इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 पारित किया गया था। मुंबई का मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी और जो पहले से चली आ रही थी पुराने उच्च न्यायालय कलकत्ता और सदर अदालत थे, उन सबको मिलाकर के एक नई न्यायिक व्यवस्था की गई और इस प्रकार से भारत शासन अधिनियम के लिए एक न्यायिक संरचना का विकास होता है। किस अधिनियम के द्वारा? 1861 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। पुलिस और प्रशासनिक पुनर्गठन की बात करेंगे तो पुलिस और प्रशासनिक पुनर्गठन की यदि बात करें तो पुलिस और प्रशासनिक पुनर्गठन में हम कह सकते हैं कि जब 1857 की क्रांति होती है उसके बाद जिलों में नियंत्रण बढ़ाया गया, सेना का पुनर्गठन किया जाता है और पुलिस व्यवस्था को मजबूत किया जाता है। मजबूत किया जाता है कैसे? कि लॉर्ड कैनिंग ने बहुत बड़े समाज सुधार के रूप में नहीं जाना जाता है, लेकिन इसके समय कुछ महत्वपूर्ण समाज सुधार भी किए जाते हैं। कौन कौन से समाज सुधार किए जाते हैं? तो जैसे विधवा विवाह, विधवा पुनर्विवाह 1856 में इसी के समय लाया गया था। किसके समय? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। हालांकि इसकी पहल भारतीय राजा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से हुई थी, लेकिन अधिनियम किसने लाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने लाया था। इसलिए इसे आधुनिक भारत का प्रथम समाज सुधारक भी कहा जाता है। किसे? तो लॉर्ड कैनिंग को विधवा पुनर्विवाह के रूप में। विधवा पुनर्विवाह क्या था? इस अधिनियम के द्वारा हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह करने का कानूनी अधिकार मिल गया था। यह सामाजिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण और बहुत ही निर्णायक और ठोस कदम माना जाता है। इस प्रकार हम बीच में जो छूट गया था कि जिला नियंत्रण को बढ़ाया गया था, तो पुलिस पर व्यवस्था को बढ़ाने का तात्पर्य था कि जहाँ पे 5-2 के अनुपात में पहले प्रशासन हुआ करते थे, लेकिन 1857 के बाद 5-2 की जगह में कितना कर दिया गया था? 3-2 कर दिया गया था। मतलब 3 भारतीय सेना होगी तो 2 अफसर अंग्रेज के होंगे और वो भी कितने क्या होंगे? 3 में सिख और गोरखा सैनिक होंगे, बंगाल के सेना नहीं होंगे, क्योंकि बंगाल का ही रेजिमेंट था जिसने 1857 की क्रांति की शुरुआत किया था। इसीलिए बंगाल रेजिमेंट की सेना को हटा करके सिख और गोरखों को शामिल किया गया था और जिला प्रशासन को मजबूत किया गया था। ये छूट गया था, इसीलिए मैंने इसे लास्ट में बताने का काम कर दिया हूँ। ठीक है, क्षेत्र में बात करेंगे शिक्षा के लिए प्रगति काम करता है, तो हाँ करता है ना। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत प्रगति होती है इसके समय में। कौन से कार्य होते हैं शिक्षा के क्षेत्र में? तो शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने लॉर्ड कैनिंग ने वुड डिस्पैच नीति जो 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय वुड डिस्पैच नीति लाई गई थी, उसी वुड डिस्पैच नीति के अंतर्गत इसने 1857 में अनेक विश्वविद्यालयों की स्थापना किया। कौन कौन सा विश्वविद्यालय? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। किस अधिनियम के तहत? तो वुड डिस्पैच नीति 1854 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शिक्षा नीति जो लाया गया था, उसी शिक्षा नीति के तहत 1857 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में सर्वोच्च विश्वविद्यालयों की स्थापना किया गया था। इसका परिणाम क्या होता है? इसका क्या महत्व होता है? इससे आधुनिक पश्चिमी शिक्षा का प्रसार होता है और भारत में अधिक से अधिक अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार होना शुरू होता है। किस शिक्षा नीति के तहत? वुड डिस्पैच नीति 1854 के तहत। समाज के प्रति व्यवहार में परिवर्तन। समाज के प्रति व्यवहार में परिवर्तन का तात्पर्य 1857 के बाद अंग्रेजों ने भारतीय सामाजिक सुधारों में खुला हस्तक्षेप कुछ कम किया। मतलब जो अभी तक जो अपना जबरदस्ती हस्तक्षेप कर रहा था उसमें क्या क्या था, उन्हें कंट्रोल किया। उन्हें समझ में आ गया कि सामाजिक और धार्मिक मामलों में दखल देना हमें नहीं है, और यदि हम दखल देंगे सामाजिक और धार्मिक मामलों में तो विद्रोह होना स्वाभाविक है। क्योंकि जो 1857 की क्रांति हुई थी तो भी किस का कारण था? तो 1857 की क्रांति धार्मिक कारण था। तो धार्मिक कारण था, इसीलिए बाद में अंग्रेजों ने समझ गया कि भारतीयों को खुला हस्तक्षेप देना है, खुली विचार में उसे छोड़ देना है, उसके ऊपर धार्मिक और सामाजिक मामलों में किसी भी प्रकार से
उसके ऊपर जबरदस्ती किसी भी कानून के अंतर्गत उसे थोपना नहीं है। यदि हम उसके ऊपर किसी भी प्रकार से सामाजिक धार्मिक कानून को थोपेंगे तो क्या होगा, फिर से विद्रोह भटक सकती है। इसीलिए लॉर्ड कैनिंग के समय में अंग्रेज अधिक से अधिक सावधानी बरतने लगे और इसके बाद इन्होंने जो सामाजिक कार्यों के लिए जो कानून बना कर गया, इसके बाद आगे चल करके किसी भी प्रकार से भारतीय समाज में नया विद्रोह उत्पन्न नहीं हुआ। इस प्रकार आज हमने लॉर्ड कैनिंग को बहुत ही संक्षिप्त में देखने का काम किया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।